हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस थ्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज का सब्जेक्ट हमारा है आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास में सबसे पहले हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन देखेंगे। यहीं से मानिए तो आधुनिक इतिहास स्टार्ट भी होता है और यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या फिर आर या पीसीएस। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो आप लोग मेरे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और भी लोगों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन। तो भारत में जब यूरोपियों का आगमन हुआ तो भारत में एक नई क्रांति आई। तो देखते हैं हम लोग जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से, उन्हीं सब पॉइंट को हम लोग देखेंगे। वैसे तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे, तो ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से नोट्स तैयार किए गए हैं। तो देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो क्रम देखते हैं कब कब कौन कौन सी कंपनी आई। ऐसे आता है सीक्वेंस बाय लगाने के लिए, मिलान करने के लिए आता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए। तो पुर्तगाली किस सन में आए? 1498 में आए। फिर उसके बाद डच आए, कितने में आए? तो 1595 में आए। फिर उसके बाद अंग्रेज आए, 1600 में आए। और फिर फ्रेंच 1664 में आए। तो आप लोग ये सब का क्रम जरूर याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कंपनियों का स्थापना का क्रम, मतलब यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का क्रम। देखिए, आगमन का क्रम अलग है और फिर स्थापना का क्रम अलग है। दोनों अलग से मतलब पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं कंपनियों की स्थापना का क्रम क्या है। तो पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली तो 1498 में। और कहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित की है? तो कोचीन में। कोचीन में 1503 में। और फिर उसके बाद अंग्रेज 1600 में आए। और फिर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कंपनी अपना सूरत में स्थापित की 1608 में। और फिर उसके बाद डच आए तो 1602 में। और फिर इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित कहाँ पर की, किस स्थान पे? तो मछलीपट्टनम में की 1605 में। फिर उसके बाद फ्रांसीसी 1664 में आए। और फिर इन्होंने अपनी कंपनी कहाँ स्थापित की? तो सूरत में 1668 में स्थापित की। तो आप लोग ये इम्पॉर्टेंट है, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सन भी आता है, तो आप लोग इसे ध्यान से रखिएगा, ध्यान में। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मध्यकाल में भारत और यूरोप से व्यापारिक संबंध थे। मध्यकाल से ही भारत से और यूरोपीय जो देश हैं वहाँ से संबंध थे। ये व्यापार मुख्यतः भारत के पश्चिमी समुद्री तट से, मतलब जो भारत का ये पश्चिमी समुद्री तट है, इधर से तो मुख्य भारत के पश्चिमी समुद्री तट से लाल सागर और पश्चिमी एशिया के माध्यम से होता था। यहाँ पे लाल सागर है, ये पश्चिमी एशिया के माध्यम से मतलब होता था व्यापार। और यह व्यापार मसालों, छीट रेशम, विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर और मिट्टियों के बर्तन इत्यादि की यूरोप में बढ़ती मांग थी। ये सब मसालों का और छीट बर्तन का। मसालों का क्यों मांग था? क्योंकि आप लोग जानते हैं वहाँ ठंडा प्रदेश है, वहाँ मानसून को सुरक्षित रखने के लिए वो लोग मसालों का ज़्यादा डिमांड थी। और छीट रेशम का भी, और विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर और चीनी मिट्टी के बर्तन और इत्यादि, मतलब ये बढ़ती मांग थी यूरोप में। ये आगे हम देखते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए। तो पुर्तगाली में कौन सबसे पहले आया? वास्को डी गामा भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। वास्को डी गामा भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। इसे प्रथम पुर्तगाली भी कहते हैं, जिसने 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई, कहीं कहीं 20 मई लिखा रहता है और कहीं कहीं पे 17 मई। तो ये ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, बस आप लोग ईयर याद रखिएगा। 1498 में उत्तर मासा अंतरिप द्वीप यानी कोफ ऑफ गुड होप होते हुए अब्दुल मजीद नामक ये जो गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट
कालीगढ़ मतलब कालीगढ़ कहाँ है, भारत में पहुंचा। और उसका स्वागत किसने किया, जमोरिन। वहाँ का राजा कौन था, जमोरिन था। तो इन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। आगे हम लोग देखते हैं, वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। देखिए ये सब पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगीज व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। और पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पुर्तगालियों कौन से दो प्रमुख उद्देश्य थे, अरबों और वेनिस के व्यापारियों का प्रभाव समाप्त करना। पहले से मतलब अरब के लोग और वेनिस के मतलब वहाँ पे रहते थे भारत में, तो इनका सबसे दो उद्देश्य था। तो उसमें से पहला उद्देश्य ये था कि अरबों और वेनिस के व्यापारियों का प्रभाव समाप्त करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना, ये पुर्तगालिस का उद्देश्य था भारत में। तो पुर्तगाली सामुद्रिक मतलब सामुद्रिक साम्राज्य को इस्तोदो द इंडिया नाम दिया गया। साम्राज्य कहिए या फिर उसकी कंपनी का नाम क्या था, इस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा पॉइंट है। तो पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। पुर्तगालियों ने सबसे पहले फैक्ट्री अपना कहाँ स्थापित की, तो कोचीन में। अभी हम क्रम वाइज से बताए हैं, तो स्थापित की। और दूसरी फैक्ट्री, सब पहली फैक्ट्री तो सब याद रखते हैं, लेकिन दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में स्थापित की पुर्तगाली ने। पहली फैक्ट्री कोचीन में और दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर, कन्नूर में 1505 में स्थापित की। और नोट क्या है, पुर्तगाली भारत में व्यापार का एकाधिकार चाहते थे। पुर्तगाली भारत में क्या चाहते थे पहले, तो व्यापार का एकाधिकार चाहते थे। और आगे हम लोग देखते हैं, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, यह भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, इसने सबसे पहले कालीकट में फैक्ट्री स्थापित की। इसने सबसे पहले कहाँ फैक्ट्री स्थापित की, तो कालीकट में। फिर भारतीय उपमहाद्वीप पर यूरोपियों के शासन के युग की शुरुआत हुई। भारतीय उपमहाद्वीप पर यूरोपियों के शासन की शुरुआत हुई इसी के समय, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के समय। यह दूसरा पुर्तगाली था भारत में आने वाला। फिर उसके बाद कौन आया, तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा आया। 1505 से 1509 तक रहा भारत में वायसराय के रूप में। इसका आगमन किस तरह हुआ, भारत में वायसराय के रूप में आया। भारत में पहला पुर्तगालीज गवर्नर जिसने शांत जल नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज प्रणाली की शुरुआत की। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, तो ये मतलब इस नीति के द्वारा पुर्तगालियों समुद्र में शक्तिशाली और अरब सागर और हिंद महासागर में मतलब व्यापार एकमात्र स्वामित्व रखना चाहते थे, हिंद महासागर में और फिर अरब सागर में। ये समुद्र में अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते थे। और कार्टेज प्रणाली क्या थी, पुर्तगालियों द्वारा ये अपने अधीन प्रमुख सामुद्रिक मार्गों पर सुरक्षा कर वसूल करने की पद्धति थी, कार्टेज प्रणाली। आगे हम लोग देखते हैं, अल्फांसो डी अल्मोड़ा आया। यह कब से कब तक रहा, तो 1509 से 1515 तक रहा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया, तो 1509 से 1515 तक रहा। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे पूछ देता है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। तो इसने 1510 में बाजीपुर से गोवा को जीता और विजयनगर के राजा श्री कृष्णदेव राय ने भटकल में इसे एक किला दिया। किसे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। किसने दिया, ये श्री कृष्णदेव राय जो विजयनगर के राजा थे। आगे हम लोग देखते हैं, बंगाल के शासक महमूद शाह द्वारा पुर्तगालियों ने 1534 में चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। कहाँ पर, चटगांव और सतगांव में। ये चटगांव कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है और ये भी है।
तो आगे हम लोग देखते हैं चटगांव कहाँ है। बंगाल के बंदरगाह को चटगांव यानी बंगाल में है के बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा दी और पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाने स्थापित की पुर्तगालियों ने। तो इसे ध्यान रखिएगा, अकबर की अनुमति से कहाँ पर, हुगली में, और तथा शाहजहां की अनुमति से उसने बंदेल में कारखाने स्थापित किए पुर्तगालियों ने। और 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था और फिर औरंगजेब ने चटगांव के समुद्री लुटेरे का सफाया कर दिया। मतलब यहाँ पर देखिए 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था और औरंगजेब ने चटगांव के समुद्री लुटेरे का सफाया कर दिया था। समुद्री लुटेरे किसे कहा जाता है, तो पुर्तगालियों को ही कहा जाता है। तो 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय से हुआ और उन्होंने दहेज में मुंबई द्वीप को दे दिया। मतलब देखिए आए कहाँ से, रह रहे हैं कहाँ पर, और दहेज मतलब यहाँ मुंबई को दे रहे हैं। ऐसी रणनीति थी इन लोगों का। आगे हम लोग देखते हैं तो पुर्तगाली वायसराय का क्रम कौन कौन से, ये क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले वास्को डी गामा आया, फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा आया, फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया, फिर नीनू डी कुन्हा आया। तो ये भी क्रम भी पूछा जाता है, तो ये सब का क्रम आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। अल्बुकर्क जो था उसने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई और इसने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हुरमुज पर एकाधिकार कर लिया। मलक्का कहाँ पर है, ये जो मतलब श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में है मलक्का और हुरमुज। और इसी के समय पुर्तगाली भारत में शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए। किसके समय, यही अल्बुकर्क के समय। फिर उसके बाद नीनू डी कुन्हा, ये 1529 से 1538 तक रहा। इसके द्वारा 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया गया। और डी कुन्हा ने सैन थोमा, हुगली और दीव में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की। और पुर्तगाली क्या क्या ले आए भारत में, तो पुर्तगाली तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास, आलू, लाल मिर्च, ये सब खेती और फिर प्रिंट प्रेस की शुरुआत की पुर्तगालियों ने। ये सब एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों ने क्या क्या भारत लाया था। और पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। पुर्तगालियों के साथ भारत में किस कला का आगमन हुआ, तो गोथिक स्थापत्य कला का। चलिए अब हम लोग डच यानी नीदरलैंड वासी थे डच को देखते हैं। तो कॉर्नेलिस डी हॉटमैन पहला डच था जो सुमात्रा और वेंटन पहुंचा था। सुमात्रा किधर है, ये सब पूर्व के तरफ में है, म्यांमार के इधर, इंडोनेशिया के इधर है। और फिर उसके बाद डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। मतलब ये डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है, 21 वर्षों के लिए भारत और पूरब यानी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का क्या प्राप्त था, अधिकार प्राप्त था। और भारत में शीघ्र ही वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार किया। डच की ये कंपनी का नाम है वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी ने कहाँ पर मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया। और डच लोग भारत से अधिक रुचि कहाँ रखते थे, इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में
ये लोग ज़्यादा मतलब रुचि रखते थे भारत से ज़्यादा। और डचों ने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखानों की स्थापना की। कहाँ पर डच कारखाने स्थापित किए? तो मछलीपट्टनम में 1605 में। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी। डच की व्यापारिक व्यवस्था कैसी थी? तो यह सहकारिता पर आधारित थी। और डचों द्वारा भारत में नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। डचों द्वारा भारत में नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। और डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पगोड़ा सिक्के का प्रचलन करवाया था। और डचों और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध कौन सा हुआ? तो ये युद्ध पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और ये भी पूछा जाता है। तो कौन सा युद्ध हुआ? तो बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा का युद्ध हुआ 1759 ईस्वी में हुआ। कौन जीता? तो अंग्रेज़ों ने इस युद्ध को जीता, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। डचों द्वारा भारत में स्थापित कारखाने, ये भी क्रम वाइज से लगाने के लिए आता है एग्जाम में। तो कौन कौन से कारखाने थे जो डचों के द्वारा स्थापित किए गए थे? तो सबसे पहले कौन सा था? मछलीपट्टनम 1605 में, फिर उसके बाद पुलिकट 1610 में, फिर उसके बाद सूरत 1616 में सूरत में स्थापित किए, फिर उसके बाद बेमलीपट्टनम में 1641 में स्थापित किए, और फिर उसके बाद कराईकल में 1645 में स्थापित किया, और फिर चिंसूरा में 1653 में मतलब स्थापित किए कंपनी, और फिर कोचीन में 1663 में स्थापित किए। आगे हम लोग देखते हैं अब अंग्रेज के बारे में देख लेते हैं। तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर जारी किया गया। 15 वर्षों के लिए व्यापार पर एकाधिकार प्रदान किया गया। तो कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। इनके कंपनी का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोग तो इससे वाकिफ़ ज़रूर हुए होंगे कितनी बार। अंग्रेज़ों की सफलता का कारण क्या था? तो इनका भारत सहित पूरे एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझना था। मतलब व्यापार के साथ साथ पूरे एशियाई स्वरूप को समझना था, तथा व्यापार विस्तार में राजनैतिक सैनिक शक्ति का सहारा लेना था। यही सफलता का कारण था इन लोगों का। 1608 में इंग्लैंड से कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा आया। और हॉकिंस जो था वो फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। जहांगीर उससे मतलब अधिक प्रभावित हुआ था जहांगीर, क्योंकि वो भी मतलब फारसी भाषा जानता था। तो जहांगीर ने हॉकिंस को आगरा में बसने की अनुमति दी और 400 की मनसब एवं जागीर और खान की उपाधि मतलब दिए। किसे? जहांगीर ने हॉकिंस को दिया। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और हॉकिंस जो था तो तुर्की और फारसी भाषा का जानकार था। ये भी सीधे सीधे एग्ज़ाम में पूछा गया था। और 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिपुरा में स्थापित किया। आगे हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी को। तो फ्रांसीसी का 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 ईस्वी में, जिसे कंपनी देश इंडेसे ओरिएंटलेस कहा गया, और इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा गया। किसे? फ्रांसीसी कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इनकी पहली फैक्ट्री क्या थी? फ्रांसीसी की पहली फैक्ट्री क्या थी? तो कहाँ स्थापित किए थे? तो सूरत में स्थापित किए थे। और अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी बीच मतलब लड़े गए युद्ध को क्या कहा गया? तो कर्नाटक का युद्ध नाम दिया गया। जो अंग्रेज़ों इनकी मतलब फ्रांसीसियों का महत्वपूर्ण यह पॉइंट है कि इन्होंने जो कर्नाटक युद्ध लड़े। तो और तीन युद्ध लड़ा गया अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में, और तीनों में फ्रांसीसी मतलब हारे। तो प्रथम युद्ध कब हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1700
46 से 48 के बीच में हुआ था, मतलब चला था। और फिर इसी युद्ध में सेंट थोमे का युद्ध भी हुआ। ये एग्ज़ाम में कई बार ये सब पूछे गए हैं और ये सेंट थोमे का युद्ध ये भी पूछा जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग और इसे भी ध्यान रखिएगा, इसका ईयर भी 1748 में सेंट थोमे का युद्ध हुआ। यानी कर्नाटक का युद्ध कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर था। देखिए मतलब कहाँ ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी कहाँ, मतलब यूरोप में है ऑस्ट्रिया कंट्री, तो वहाँ पर उत्तराधिकारी को लेकर भारत में लड़ाई हो रही है। तो कारण यही था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर। और फिर संधि कौन सी हुई? तो एक्सा-ला-साफेल की संधि हुई। तो यह संधि कब हुई? 1748 में हुई। 1748 में हुई, इसे ध्यान रखिएगा। इसका परिणाम क्या हुआ? न फ्रांसीसियों को लाभ हुआ और न ही अंग्रेजों को। इस युद्ध में भारतीय राजाओं की कमजोरियां उजागर कर दी। इस युद्ध में क्या हुआ? कर्नाटक में युद्ध का परिणाम क्या हुआ? न फ्रांसीसियों को लाभ हुआ न अंग्रेजों को लाभ हुआ, लेकिन भारतीय जितने राजा थे उनकी कमजोरियां उजागर हो गई। आगे हम लोग देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो 1749 से और 54 तक लड़ा गया। और मतलब इसके बीच में फिर इसी में अंबर का युद्ध हुआ। तो अंबर का युद्ध कब हुआ? 1749 में हुआ। इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग दोनों को। और इसका कारण क्या था? कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामलों में विवाद का मतलब विवाद को लेकर था। और इसमें संधि को कौन सी हुई? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पौंडीचेरी की संधि हुई। 1755 में पौंडीचेरी की संधि हुई। और फिर परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ, मतलब यह अनिर्णायक युद्ध रहा, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। और कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में अंबर का युद्ध हुआ, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो 1756 से लेकर 1763 तक चला। और इसमें कौन सा युद्ध हुआ? तो वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध को इसका मतलब डेट भी आप लोग याद रखिएगा, 22 जनवरी 1760 में हुआ था। 1760 में हुआ था। इसका कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध से यह प्रभावित था कर्नाटक का तृतीय युद्ध। और कौन सी संधि हुई? पेरिस की संधि हुई। 1763 में हुई पेरिस की संधि। और फिर परिणाम क्या हुआ? मतलब परिणाम यह हुआ कि वांडीवास की युद्ध अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया। ये वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को मतलब पूरी तरह से एकदम हरा दिया। तो यह तृतीय कर्नाटक युद्ध था। तो ये सब पॉइंट आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसका ईयर और कारण क्या था और संधि कौन सी हुई, ये सब याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं। तो जॉब चार्नोक यह कलकत्ता का अंग्रेज संस्थापक था। जॉब चार्नोक। और चार्ल्स आयरे यह कलकत्ता फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। चार्ल्स आयरे। और फर्रुखसियर कौन था? तो मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों को 1717 में फरमान दिया था, फर्रुखसियर। और गेराल्ड आंगियार कौन था? तो ये बॉम्बे का वास्तविक संस्थापक था। और सुल्तानी कलिकाता व गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना हुई थी। तो स्टूडेंट ये मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब आधुनिक इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का ये क्लास था, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर करिएगा और मेरे क्लास को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और इसे ज़रूर 1 से 2 बार आप लोग देखिएगा और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग शेयर करते हैं तो क्लास ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।